गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपके सीटेट के इस चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का अगला चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वर्ण। वर्ण की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के अंदर जो वर्ण की बात की गई है, 4 वर्णों को लेकर वो जिक्र किया गया है। तो ऋग्वेद का जो ग्रंथ है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। और ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए या जिनका निर्माण किया गया, जिसमें हम 3 अन्य वेदों की बात करते हैं, उस टाइम पीरियड को हम उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इस दौरान जो वेदों की रचना हुई थी उसमें आते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद या अन्य ग्रंथ। ये सभी जो ऋग्वेद के बाद रचे गए, तो इसी को हम उत्तर वैदिक ग्रंथ या उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। पुरोहितों ने लोगों का 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 4 वर्ण हैं। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ करवाना, यज्ञ हवन करवाना और करना। ये सारी जो गतिविधियां होती थी वो ब्राह्मण के लिए की गई थी। क्षत्रिय जो होते थे वो देश की रक्षा के लिए होते थे, जिसमें राजा और जितने भी मंत्री सैनिक वगैरह होते थे वो क्षत्रिय के अंदर आते थे। वैश्य जो है वो व्यापारी वर्ग था और शूद्र उसको कहा जाता था जो इन तीनों वर्गों की सेवा करता था। इस प्रकार वर्णों को 4 भागों में उनके कार्यों के आधार पर बांटा गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी जो ये वेद थे इनका अध्ययन करने का जो अधिकार था ऊपर के 3 वर्गों का था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और महिलाओं को किसी भी वर्ग की, चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य या शूद्र, उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को सभी को। यहाँ पे हम 16 महाजनपद की बात करते हैं। ऋग्वेद के बाद जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पर 16 महाजनपद की बात की गई है। ये 16 महाजनपद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें कंबोज, गंधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल, बिज्जी, काशी, मगध, अंग, चैत्य, वत्स, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, आस्का, ये सारे वो 16 महाजनपद हैं जो इस मानचित्र में दिखाए गए हैं कि कौन सा कहाँ पर मौजूद था। इसमें मगध और जो बज्जी थे वो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जनपद और महाजनपद। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जन के बसने की जगह, यानी जहाँ पर ऐसा स्थान या ऐसी जगह जहाँ पर लोग या जन रहते थे उसी को जनपद कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, ये कुछ प्रमुख जनपद थे जो उस टाइम माने जाते थे। इन स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसरे पात्र के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यानी इन बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी की गई थी वो सरल रेखाओं के रूप में और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में की गई थी। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी जो अभी 16 महाजनपद की हमने मानचित्र में बात की गई थी, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जनपद थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हीं क्षेत्रों को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, यानी ज्यादातर महाजनपद होते थे उनकी अपनी एक एक राजधानियां होती थी। और इन कई राजधानियों को किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब होता है चारों तरफ से घेरना। इनके चारों ओर जैसे लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। और साथ ही साथ जो राजा होता था उसका एक बनने का तरीका होता था कि वो अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा होता है अश्वमेध, उसको छोड़ दिया जाता है विचरण करने के लिए। अगर कोई रास्ते में उससे रोकता है तो ये माना जाता है कि वो उसको राजा बनने से खुश नहीं है, तो फिर उसको उससे युद्ध करना पड़ता है और जो जीत जाता है वो इस घोड़े को ले जाता है। अगर कोई बीच में उसको नहीं रोकता है तो ये मान लिया जाता है कि आसपास के सभी क्षेत्रों ने उस राजा की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। तो ये भी एक राजा बनने का तरीका होता था। राजा जो होता था वो उपज का एक छठवां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित लेता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी ये माना जाता था लोगों की रक्षा के लिए राजा के द्वारा जो कर के रूप में एक हिस्सा लिया जाता था, जो भी फसल होती थी उसका 1/6 भाग, जिसे भाग के रूप में कहा जाता था।
बुनकर, लोहार, सोनार को कर के रूप में राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। यानी बुनकर हो, लोहार हो, सोनार हो, ऐसे कोई भी पेशे वाले जो लोग थे उनको कर के रूप में पूरे महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था, जो बिल्कुल मुफ्त में होता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी जितने भी पशुपालक होते थे वो जानवर ही या तो कर के रूप में दे देते थे या उनसे मिलने वाले जो उत्पाद होते थे, जो वस्तुएं होती थी, उनके रूप में कर चुकाते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। यानी जो भी वो सामान खरीदने और बेचते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी जो आखेटक होते थे और जो संग्राहक होते थे वो जंगल से जो भी उन्हें वस्तुएं प्राप्त होती थी उस पर वो कर देते थे, वो वस्तुओं के रूप में ही कर प्रदान करते थे। मगध एवं वज्जी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद माने जाते हैं। मगध ये आधुनिक बिहार का ही हिस्सा है, जो कि गंगा और सोन जैसी नदियां यहाँ पर बहती हैं, और गंगा की ही सहायक नदी है सोन नदी, जो गंगा में जाकर मिलती है। इसके किनारे बसा ये मगध था। इसके कारण यहाँ की जमीन जो थी वो बहुत उपजाऊ थी। यानी ये नदियों के कारण यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। मगध के पास जंगलों में से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यानी मगध के शक्तिशाली होने के जो कारण बताए जाते हैं उनमें ये भी कारण आता है कि जो मगध के पास जंगल थे उनसे हाथी जो प्राप्त होते थे उन्हें वहां पे वो प्रशिक्षित करके सेना में काम पर लगाते थे, जिससे उनकी सेना जो थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह अयस्क की खदानें थीं, जिसके कारण वहां पे अच्छे खासी खनिज की मात्रा उपलब्ध थी। जो लोहे की धातुएं बनाई जाती थी, जो हथियार औजार बनाए जाते थे, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजात शत्रु हुए, और महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण अन्य शासक थे। तो ये सारे वो कारण हैं जिसके कारण मगध जो था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। बिहार में राजगृह, जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसके बाद पाटलिपुत्र, जिसको आज हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, यही मगध की राजधानियां होती थी। यानी मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह या राजगीर, और उसके बाद बदलकर उसको पाटलिपुत्र को बनाया गया था। मैसोडोनिया का राजा था सिकंदर। सिकंदर जो था वो मैसोडोनिया का राजा था। सिकंदर एक ऐसा शासक था जो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, और अरस्तु का ये शिष्य भी था। बज्जी मगध के नजदीक ही था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यानी मगध के बिल्कुल बराबर में ही बज्जी था, जिसकी राजधानी थी वैशाली, जो कि बिहार का हिस्सा है। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा, यानी संघ का मतलब होता था संगठन या सभा जो होती थी वो। बुद्ध तथा महावीर जो थे वो दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बज्जी संघ का वर्णन जो है वो दीघ निकाय में मिलता है। दीघ निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, जिसके अंदर बज्जी संघ का वर्णन किया गया है। कृषि क्षेत्र में दो परिवर्तन किए गए थे इस दौरान। सबसे पहला जो परिवर्तन था वो था हल्के फाल जो थे पहले लकड़ी के होते थे, अब उसके स्थान पर लोहे के बनने लगे थे। यानी लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होने लगा था, और लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। यानी पहले क्या होता था कि वो पहले धान नहीं लगाते थे, बीज बोते थे, धान बड़ा अब डायरेक्ट वो धान लगाने लगे थे, पौधों का रोपण करने लगे थे, जिससे कृषि आसान हो गई थी। और इस चैप्टर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहला है, एथेंस के लोगों ने प्रजातंत्र या गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना की। यानी गणतंत्र या प्रजातंत्र जिसको आज हम कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसकी सबसे पहले जो व्यवस्था की स्थापना की गई थी वो एथेंस में की गई थी। इससे में 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल से अधिक हो और वो दास ना हो, वो नागरिक कहलाता था यहाँ का। वहां एक सभा थी जो साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। यानी वहां पे जो शासन के कई पद थे उनकी जो नियुक्तियां होती थी वो लॉटरी निकालकर की जाती थी, और जितने भी नागरिक थे उनको सेना और नौसेना के अंदर अपनी सेवाएं देना अनिवार्य था। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। यानी औरतें जो दास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको नागरिकता वहां की नहीं प्राप्त होती थी। इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।